Hello everyone, this is Srishti. In this video, we are going to discuss about Ralph Waldo Emerson. एमरसन का बॉर्न हुआ 25 मई 1803 में यूएस के बोस्टन मैसाचुसेट्स में। डेथ होती है 27 अप्रैल 1882 कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स यूएस में। इमर्सन्स फॉर्मल स्कूलिंग बिगिन एट द बोस्टन लेटिन स्कूल इन 1812। इमर्सन की फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुई 1812 में बोस्टन लेटिन स्कूल से। इमर्सन स्टार्टेड अ जर्नल इन अ सीरीज ऑफ नोटबुक्स दैट वुड बी कॉल्ड वाइड वर्ल्ड। इमर्सन ने एक जर्नल स्टार्ट किया, एक पत्रिका स्टार्ट की नोटबुक्स की सीरीज़ में, जिसे वाइड वर्ल्ड कहा गया। इमर्सन वॉज एक्सेप्टेड इनटू द हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल इन लेट 1824 एंड was inducted into Phi Beta Kappa in 1828। एमरसन ने 1824 में ज्वाइन किया हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल एंड 1828 में ज्वाइन करते हैं फी बेटा कापा को। बोस्टन्स सेकेंड चर्च इनवाइटेड एमरसन टू सर्व एज इट्स जूनियर पास्टर। एमरसन को बोस्टन की सेकेंड चर्च के द्वारा इनवाइट किया जाता है एज अ जूनियर पेस्टर। पेस्टर होता है प्रीस्ट या फिर क्लेर्जीमैन। ही वॉज द चैपलिन ऑफ द मैसाचुसेट्स लेजिस्लेटर एंड अ मेंबर ऑफ द बोस्टन स्कूल कमेटी। इमर्सन मैसाचुसेट्स लेजिस्लेटर के चैपलिन रहे एंड बोस्टन स्कूल कमेटी के मेंबर भी रहे। When he was in Rome, he met with John Stuart Mill, who gave him a letter of recommendation to meet Thomas Carlyle। रोम में इमर्सन की मुलाकात होती है जॉन स्टुअर्ट मिल से, who gave him a letter of recommendation, जो उन्हें रिकमेंडेशन लेटर देते हैं to meet थॉमस कार्ले से मिलने का। Moving north to England, Emerson met विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिड्ज एंड थॉमस कार्ले। इंग्लैंड में इमर्सन की मुलाकात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ से, सैमुअल टेलर से, कॉलेरिड्ज से एंड थॉमस कार्ले से। इन मार्च 1837 इमर्सन गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एट द मैसोनिक टेम्पल इन बोस्टन। 1837 मार्च में इमर्सन गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स की एक सीरीज़ दी इमर्सन ने 1837 में मार्च में ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की फ़िलासफ़ी पर एट द मैसोनिक टेम्पल इन बोस्टन के मैसोनिक टेम्पल में। ही वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस इन 1864। 1864 में इमर्सन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का फेलो चुना गया। इन 1867 ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर टू द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। 1867 में इमर्सन को अमेरिकन फ़िलोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर चुना गया 1867 में। जेम्स रसेल लॉयल, एडिटर ऑफ द एटलांटिक मंथली एंड द नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू, कमेंटेड इन हिज बुक माई स्टडी विंडो। जेम्स रसेल लॉयल जो एडिटर हैं एटलांटिक मंथली एंड नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के, वो कमेंट करते हैं अपनी बुक माई स्टडी विंडो में। क्या कमेंट करते हैं? एमरसन वॉज नॉट ओनली द मोस्ट स्टेडली अट्रैक्टिव लेक्चरर इन अमेरिका बट ऑल्सो वन ऑफ द पोइनियर्स ऑफ द लेक्चरिंग सिस्टम। कि राल्फ वाल्डो एमरसन ना केवल अट्रैक्टिव लेक्चरर हैं अमेरिका में, बल्कि लेक्चरिंग सिस्टम के वो पोइनियर भी हैं। ही वॉज स्पीच इंटाइटल्ड द अमेरिकन स्कॉलर इन 1837। उन्होंने एक स्पीच भी दी 1837 में, किस नाम से? द अमेरिकन स्कॉलर।
नेक्स्ट है राल्फ वैल्डो इमर्सन वॉज नोन एज द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड। राल्फ वैल्डो इमर्सन को द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। एमर्सन इज ऑल्सो वेल नोन एज अ मेंटर एंड फ्रेंड ऑफ हेनरी डेविड थॉरियो। इमर्सन को हेनरी डेविड थॉरियो के मेंटर और फ्रेंड के रूप में भी जाना जाता है। वॉल्ट विटमैन कॉल्ड इमर्सन हिज मास्टर, और वॉल्ट विटमैन ने एमर्सन को अपना मास्टर कहा। ही वॉज सीन एज अ चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड critical thinking as well as a prescient critic of the countervailing pressures of society and conformity। इमर्सन को इंडिविजुअलिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग के चैम्पियन के साथ साथ सोसाइटी और कन्फर्मिटी के काउंटरवेलिंग प्रेशर यानी प्रतिकूल दबाव के प्रेशियंट क्रिटिक के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रेशियंट होता है पूर्व ज्ञान रखने वाला है, जिसे चीज़ें कुछ पहले से पता हों। इन 1845 इमर्सन्स जर्नल शो ही वॉज रीडिंग द भगवद गीता एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक्स एसेज ऑन द वेदास। 1845 में एमर्सन्स जर्नल शो, एमर्सन के जो भी जर्नल हैं, जो भी उनकी पत्रिकाएं, उनसे शो होता है कि वो भगवद गीता पढ़ते थे और थॉमस कोलब्रुक्स के एसेज को पढ़ते थे। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक मूवमेंट है जो कि दिया एमर्सन ने और भी बाकी कई लोगों के साथ में मिलके उसे कुछ देखते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म इज़ अ फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल एंड लिटरेरी मूवमेंट। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और लिटरेरी मूवमेंट है दैट डेवलप्ड इन द लेट 1820 एंड 1830s इन द न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो कि कहाँ पे डेवलप हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में 1820 से 1830s के बीच में। पीपल आर एट, इस क्लब के लोगों का क्या मानना है? ये थ्योरी कहती है पीपल आर एट देयर बेस्ट व्हेन ट्रूली सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। ये लोग मानते हैं कि लोग अपने आप में जब बेस्ट होते हैं, जब वो फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, जब वो अपने आप में बेस्ट होते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्टेड द प्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या रिलीजन जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की प्योरिटी को करप्ट करते हैं। मतलब इंडिविजुअल को अपने आप में फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव उस पर या फिर जो भी रिलीजन की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो नॉर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो इंडिविजुअल को करप्ट करती हैं। इंडिविजुअल इंट्यूशन इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। इंडिविजुअल की, किसी भी इंडिविजुअल की जो इंट्यूशंस होती हैं वो नॉलेज की हाईएस्ट सोर्स होती हैं। मतलब जब हम अपने आप में फ्री होते हैं अब और इंडिपेंडेंट होते हैं, तब अपने आप में बेस्ट होते हैं। किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है, किसी और को फॉलो करके नहीं करते या किसी की कॉपी नहीं करते। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पीपल शुड रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल्स। लोगों को अपने रिसोर्सेज पर ही ट्रस्ट करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने में। किसी दूसरे को देखकर कॉपी नहीं करनी चाहिए या किसी और दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में हम कर सकते हैं, वही करना चाहिए। पीपल शुड ट्रस्ट देयर ओन थॉट्स एंड नॉलेज एंड नॉट ब्लाइंडली फॉलो सोसाइटी। लोगों को अपने थॉट्स पे विश्वास होना चाहिए, नॉलेज पे अपनी पे विश्वास होना चाहिए। ब्लाइंडली सोसाइटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। सोसाइटी क्या कर रही है या लोग क्या कह रहे हैं, आंखें बंद करके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए या आंखें बंद करके उसे ही फॉलो नहीं करना चाहिए। अपने थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। मेजर फिगर्स इन द ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट वर राल्फ वैल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरियो, मार्गरेट फिलर एंड एमोस ब्रोनसन, एल्कोट वॉल्ट विटमैन। इसके कुछ मेजर फिगर्स हैं इस मूवमेंट के। इस क्लब में कुछ मेजर फिगर्स थे राल्फ वैल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरियो, मार्गरेट फिलर,
एमस ब्रॉनसन, एलकॉट, वॉल्ट विटमैन। In 1840, he helped launch the dial, first edited by Margaret Fuller and later by himself. 1840 में फिर ये अपनी एक मैगज़ीन लॉन्च करते हैं, द डायल, जिसे स्टार्टिंग में पहले एडिट किया मार्गरेट फिलर ने और उसके बाद में करते हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। He was strongly influenced by Vedant. One of the clearest examples of this can be found in his essay The Oversoul. एमर्सन जो थे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे वेदांत से, और इसका एक हम क्लियरली एग्जांपल देख सकते हैं, उन्हीं का ऐसे है द ओवरसोल। वर्क्स हैं इनके जिसमें कलेक्शंस हैं एसेज। इसकी फर्स्ट सीरीज़ आई 1841 में, सेकेंड सीरीज़ आई 1844 में, नेचर एड्रेसेस एंड लेक्चर्स 1849 में, रिप्रेजेंटेटिव मैन 1850 में, इंग्लिश ट्रेड्स 1856 में, एसेज हैं हिस्ट्री, सेल्फ रिलायंस, कंपेंसेशन, स्पिरिचुअल लॉ, सर्कल, द ओवरसोल, इंटेलेक्ट। पोएम्स में है कुछ ब्रह्मा, कॉनकॉर्ड हिम्न, मे डे, नेचर। In Ralph Waldo Emerson's essay Nature, he argues that humans should deeply connect with the natural world. इसमें ये बताते हैं अपने इस ऐसे में कि लोगों को नेचुरल वर्ल्ड से डीपली कनेक्टेड होना चाहिए, seeing it as a source of inspiration, spiritual enlightenment। और नेचर को किस तरीके से देखना चाहिए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की सोर्स की तरीके से देखना चाहिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन। और डिवाइन दैवीय चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब के रूप में, अर्जिंग पीपल टू एक्सपीरियंस सॉलिट्यूड इन नेचर टू फुली अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी। नेचर में सॉलिट्यूड को, एकांत को एक्सपीरियंस करना चाहिए, टू फुली अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी। और नेचर की जो ब्यूटी है उसकी पूरी तरीके से सराहना करो, एंड अंडरस्टैंड देयर प्लेस विद इन इट एज पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड होल। और एकीकृत संपूर्ण के हिस्से के रूप में इसके अंदर अपनी जगह को समझने का वो आग्रह करते हैं नेचर ऐसे के ज़रिए। सेल्फ रिलायंस में क्या है, सेल्फ रिलायंस इज़ एन ऐसे बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन दैट आर्ग्यूज for the importance of trusting your own judgment and intuition over society opinions। सेल्फ रिलायंस जो ऐसे है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, इसमें ये बताते हैं कि हमें अपने जजमेंट पर, अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना चाहिए और सोसाइटी को ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं ऐसे के, सेल्फ रिलायंस, द एबिलिटी टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ फॉर थिंग्स। चीज़ों के लिए अपने आप पर खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, एंड टू मेक योर ओन डिसीज़न एंड लाइफ चॉइसेस। और हमारी लाइफ की जो भी चॉइसेस हैं या जो भी डिसीजंस हैं उन्हें खुद लेना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ के डिसीजंस या जो भी चीज़ें हैं वो कोई और करे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स थिंग्स। और ये इस बारे में डरना छोड़ दो, इस बारे में सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या सोचेंगे। जो आप करना चाहते हो, कहने का मतलब है जो आप करना चाहते हो, जो आपकी इनर वॉइस है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपका दिल चाहता है, आप वो करें। दूसरे इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, ये सोचना छोड़ दें। बी इंडिपेंडेंट, डोंट इमिटेट अदर्स बट इंस्टेड ऑन योर सेल्फ। दूसरों को इमिटेट करना छोड़ दो, दूसरों को कॉपी करना छोड़ दो, अपना माइंड यूज़ करो, अपने थॉट्स, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारे क्या आइडियाज़ हैं, उनको लेकर आओ बाहर। बी रिसोर्सफुल, फाइंड वेज अराउंड ऑब्स्टिकल्स एंड क्रिएट और फाइंड सॉल्यूशंस। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो। फिर है द अमेरिकन स्कॉलर। राल्फ वाल्डो इमर्सन
was invited to speak to the Phi Beta Kappa Society. इमर्सन को फी बेटा कापा सोसाइटी के द्वारा इनवाइट किया गया था, वेयर ही डिलीवर्ड द अमेरिकन स्कॉलर ऑन August 31, 1837, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की, जहाँ उन्होंने अपनी स्पीच दी थी द अमेरिकन स्कॉलर 31 अगस्त को दी थी 1837 में. इमर्सन आर्ग्यूज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स should break away from European traditions and develop their own unique voice. इसमें इमर्सन का कहना था कि उस टाइम अमेरिका के ऊपर जो यूरोपियन ट्रेडिशंस का इफ़ेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस्ड थे उन सब चीज़ों से, उन्हें ब्रेक करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें ब्रेक कर देना चाहिए और अपनी यूनिक वॉइस, हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, हमारी क्या यूनिक वॉइस है, उसके अकॉर्डिंग काम करो, उसे डेवलप करो. द स्कॉलर्स एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड. स्कॉलर के माइंड पे 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं स्कॉलर को. फर्स्ट है नेचर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड. जिसका माइंड पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो है नेचर. इमर्सन के अकॉर्डिंग नेचर और सोल जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर आप नेचर को जानना चाहते हो, नेचर के बारे में जानना चाहते हो, तो अपने आप को जानो. जब अपने आप को जानोगे तो नेचर को जानना खुद में खुद शुरू कर दोगे. नेक्स्ट है द पास्ट मैनिफेस्ट इन बुक्स. जैसे कोई भी बुक है जो पास्ट में लिखी गई है, जो कि कोई भी बुक पहले लिखी गई है, तो उस बुक को ऑथर ने उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस टाइम जो भी चीज़ें चल रही होंगी उनको ध्यान में रखते हुए उस बुक में लिखा गया होगा. अब जब आप उस बुक को पढ़ रहे होगे, जो भी उस राइटर का एक्सपीरियंस रहा होगा उसने उस बुक में लिखा होगा. अब जब आज आप उस बुक को पढ़ रहे हो तो उस बुक का इन्फ्लुएंस खुद पे मत होने दो. उसमें जो भी लिखा है उस चीज़ को कॉपी मत करो. आप अपने थॉट्स लेकर आओ, आप अपने आइडियाज़ लेकर आओ, अपने नए क्रिएशंस लेकर आओ. नेक्स्ट है एक्शन एंड इट्स रिलेशन टू एक्सपीरियंस. एक्शंस मतलब आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपके माइंड में चीज़ें हैं, उनको एक्शंस में लेके आओ. मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसको करो भी, एक तरीके से उसे एक्सपेरिमेंट में भी लेकर आओ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड में है और वो चीज़ माइंड में ही आप सिर्फ सोच रहे हैं. तो जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उनको एक्शंस में लेकर आओ, कुछ करो. एंड द लास्ट अननंबर्ड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज़ devoted to Emerson's view on the duties of the American scholar who has become the man thinking. फिर इसका लास्ट पार्ट है इमर्सन के स्पीच का ड्यूटीज़ की. अमेरिकन जो स्कॉलर हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है. एक स्कॉलर की ड्यूटी होती है लोगों को सही राह दिखाना, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना, नए क्रिएशंस, नए आइडियाज़ लेकर आना, और जो भी चीज़ें सही हैं गलत हैं उसके बारे में लोगों को बताना, उनको किसी भी तरीके से मिसगाइड नहीं करना. और इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पे लास्ट.